हेलो फ्रेंड। आज हम लोग का वेक्टर थ्री डी का थर्ड लेक्चर्स होगा। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देखे थे लाइन का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म में भी और आपको स्लोप इक्विवेलेंट फॉर्म में भी। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं लेक्चर्स को। एक्सटेंड करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर मान लीजिए लाइन का इक्वेशंस आप लिखना लर्न कर गए हैं तो फिर बाइसेक्टर का इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो दो तरह का बाइसेक्टर्स होता है, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है। ये मैं आपको स्ट्रेट लाइन में ही बताया हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दो लाइन है और ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मैं आपको बाइसेक्टर का जो इक्वेशंस लिखवाया था स्ट्रेट लाइन में, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपका लाइंस में बताया था, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाता था, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए वेक्टर में हम लिखना चाहते हैं बाइसेक्टर का इक्वेशंस क्या होगा। इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। मान लीजिए एज्यूम कर लेता हूं ये दो लाइंस है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन लेट से मान लेता हूं, इक्वेशन वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर पी। ठीक है। ध्यान रखना ये स्लोप इक्विवेलेंट, स्लोप और वन पॉइंट इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखा हूं। मान लेता हूं ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू। तो यहां से गौर करने वाली बात यह है कि वेक्टर जो ए लिखा वो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर नहीं है। दैट मीन्स मैं लाइन ऐसे लिखा हूं कि ये दोनों ही लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है। इसका डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर पी के डायरेक्शन में और इसका डायरेक्शन जो है वेक्टर क्यू के डायरेक्शन में। मुझे चाहिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज। ये एक बाइसेक्टर होगा, ठीक है, जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, और दूसरा आपका ये बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना, जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। इसी में एक एंगल, एक लाइन जो होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और दूसरा लाइन जो है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो देखिए बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होगा वो मैं पहले लिख देता हूं। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स आर, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू होता है ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ पी कैप प्लस क्यू कैप। ठीक है। एक बाइसेक्टर ये होगा जिसको मैं लेट से B1 नाम दे रहा हूं। बी स्टैंड फॉर बाइसेक्टर, वन मतलब पहला बाइसेक्टर है। और दूसरा बाइसेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ पी कैप माइनस क्यू कैप। ये दूसरा बाइसेक्टर होगा, लेट से इसको मैं B2 नाम दे रहा हूं। अब आप बोले कि ये कैसे लिखा गया है, ये बाइसेक्टर हम कैसे लिखे हैं। ये दो बाइसेक्टर होगा जिसमें से एक है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा और दूसरा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। देखिए क्यों हम कैप चढ़ाए हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है, मैं अलग यहां पे दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए पी वेक्टर है और लेट से ये आपका क्यू वेक्टर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका आप रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये पता है पैरेललोग्राम लॉ में, ये पैरेललोग्राम के एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा पी प्लस क्यू। लेकिन आप एक बात जानते हैं, अगर पैरेललोग्राम का लेंथ इक्वल नहीं हो दैट मींस वो पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होगा। अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड का लेंथ, अगर पी का मैग्नीट्यूड और क्यू का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल नहीं हो तो फिर वो पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होगा। और अगर पैरेललोग्राम अगर रोम्बस नहीं है तो ये जो आपका डायगोनल है पैरेललोग्राम के केस में, ये जो डायगोनल है बेसिकली इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा, मतलब डिफरेंट एंगल आएगा। दैट मींस ये डायरेक्शंस आप बाइसेक्टर का डायरेक्शंस नहीं बोल सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पैरेललोग्राम के केस में जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है, तो फिर बाइसेक्ट कब करेगा। हाँ, इसी अगर आप पैरेललोग्राम को रोम्बस बना दे, मतलब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं कि इसको कैप ले ले, मतलब क्यू कैप ले ले। क्यू कैप मतलब क्या करेंगे, वेक्टर क्यू में क्यू के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह से जो पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर जो है इसको भी कैप कर दे, यानी पी कैप कर दे। दैट मींस पी अपॉन पी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोल सकते हैं इसका क्या होगा, यूनिट लेंथ हो जाएगा। जब आप इसका रिजल्टेंट निकालते हैं
तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तब ये रोम्बस कहलाएगा, ये रोम्बस के डायगोनल को डिनोट करेगा, पी कैप प्लस क्यू कैप। पी कैप प्लस क्यू कैप ये रोम्बस के एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। और आप जानते हैं कि रोम्बस के केस में डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। दैट मीन्स ये एंगल जो है, जैसे ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी ये बाइसेक्ट करेगा। आप समझ गए होंगे कि एक जो बाइसेक्टर होगा वो पी कैप प्लस क्यू कैप का डायरेक्शन में होगा, यानी मान लीजिए ये डायरेक्शन जो होगा पी कैप प्लस क्यू कैप के डायरेक्शन में होगा। और जो दूसरा बाइसेक्टर होगा, देखिए इसी को अगर नीचे लेके चले जाए ये माइनस पी कैप हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका डायरेक्शन जो क्यू कैप का डायरेक्शन है, जिसका जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो पी कैप माइनस क्यू कैप या क्यू कैप माइनस पी कैप होगा। यानी इसका जो अनदर डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन होगा, अनदर डायगोनल का जो डायरेक्शन होगा वो पी कैप माइनस क्यू कैप होगा, या क्यू कैप माइनस पी कैप भी लिख सकते हैं। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका जो डायरेक्शन होगा ऊपर या नीचे आप लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन होगा पी कैप माइनस क्यू कैप का डायरेक्शन। मतलब ये अनदर डायगोनल को डिनोट करेगा जो, ठीक है। तो ये आपका जो है बाइसेक्टर जो है पी कैप प्लस क्यू कैप के डायरेक्शन होगा, और अनदर बाइसेक्टर जो होगा वो पी कैप माइनस क्यू कैप के डायरेक्शन में होगा। आप समझ गए होंगे कि क्यों हम कैप ले रहे हैं। कैप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको हम यूनिट लेंथ बना रहे हैं, ठीक है ना, इसको यूनिट लेंथ बना रहे हैं। और जब यूनिट लेंथ बना करके ऐड करेंगे तो ये बेसिकली पैरेललोग्राम जो है रोम्बस होगा, और रोम्बस के केस में डायगोनल जो करता है वो बाइसेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली जो पी कैप प्लस क्यू कैप का जो डायरेक्शन होगा वो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर का वन ऑफ द डायरेक्शंस को डिनोट करेगा, और जो पी कैप माइनस क्यू कैप होगा वो अनदर बाइसेक्टर्स के डायरेक्शंस को डिनोट करेगा। अब बात समझिए, जैसे आप इसका डायरेक्शन मिल गया और ये पोजीशन वेक्टर ए से पास कर रहा है, तो एक लाइन लिखने के लिए मैं बताया था दो चीजों की जरूरत है होती है, या तो दो पॉइंट से पास करे, दो पोजीशन वेक्टर से पास करे, ठीक है, या नहीं तो एक पॉइंट और एक डायरेक्शन मुझे मिल जाए तो हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब मुझे पता चल गया इस बाइसेक्टर का डायरेक्शन है पी कैप प्लस क्यू कैप के डायरेक्शन में, और पोजीशन वेक्टर ए से पास कर रहा है, तो लाइन का इक्वेशन ये होगा ए कैप प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पी कैप प्लस क्यू कैप। और दूसरा बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा पोजीशन वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ पी कैप माइनस क्यू कैप। अब इसमें पता यह करना है कि कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बहुत इजीली आप पता कर सकते हैं। देखिए डॉट थोड़ा बहुत आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, डॉट वेक्टर, इसका क्या करेंगे पी डॉट क्यू निकालेंगे, डॉट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। ये आप जानते हैं ये क्या होता है, पी का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू इसके बीच के एंगल का कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पी डॉट क्यू अगर पॉजिटिव आता है, अगर इस दो वेक्टर का डॉट अगर निकालें वो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कॉस थीटा पॉजिटिव, यानी थीटा क्या होगा 0 से 90 होगा। कम ऑन, क्या बोला फिर से सुनेंगे, पी डॉट क्यू दो वेक्टर का अगर डॉट निकालते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, दैट मींस cos थीटा पॉजिटिव होगा, तभी पी डॉट क्यू पॉजिटिव हो रहा है। तो cos थीटा अगर पॉजिटिव आता है दैट मींस थीटा कहीं ना कहीं 0 से 90 होगा, दैट मींस आप बोल सकते हैं ये एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। दैट मींस ये बाइसेक्टर क्या होगा, जिसको हम B1 नाम दिए वो, और इसको मैं B2 नाम दिया हूं, तो ये B1 जो कहलाएगा देन बाइसेक्टर B इज एन, बताइए क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर P डॉट क्यू पॉजिटिव आता है तो जो P कैप प्लस क्यू कैप का जो डायरेक्शन है ये बाइसेक्टर आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। और ऑब्वियसली जब हम ये एक्यूट बोल रहे हैं तो दूसरा वाला क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये P डॉट क्यू कैप, अगर P डॉट क्यू अगर निगेटिव आता है, दैट मींस P डॉट क्यू निगेटिव आता है तो इसके बीच का एंगल जो है cos थीटा निगेटिव आएगा, तो थीटा क्या होगा 90 से ग्रेटर होगा, दैट मींस ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो ये बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, तो B2 क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। देन B2 इज एन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, P डॉट क्यू अगर निकालते हैं, अगर ये पॉजिटिव आता है तो जो सम वाला होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। और डिफरेंस जो ये वाला बाइसेक्टर होगा दैट इज B2, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए P डॉट क्यू निकाले, अगर वो निगेटिव आ गया,
पी क्यू फाइंड आउट किया और अगर वो निगेटिव आ गया तो उस केस में आप ये बोल सकते हैं कि cos थीटा निगेटिव होगा। तो थीटा तो हम इसको एज्यूम किए हैं, पी और क्यू के बीच का एंगल, तो cos थीटा निगेटिव है तो थीटा ऑब्ट्यूज होगा। दैट मींस ये बाइसेक्टर बोल सकते हैं आप, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये बाइसेक्टर जो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, वही मैं लिखा हूं। तो उस केस में B2 क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा जब P डॉट Q निगेटिव आएगा, और B1 उस केस में ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इस तरह से बाइसेक्टर को आप आइसोलेट कर सकते हैं, बाइफर्केट कर सकते हैं कि कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट होगा कि कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज होगा। मेन पॉइंट यही है कि बाइसेक्टर का जब भी इक्वेशंस निकालना हो तो ये दो लाइन जब आपको दिया रहे तो फिर सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालेंगे। यहां पे मैंने लाइन इस तरह से लिखा है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पोजीशन वेक्टर ए लिख दिया हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन देखिए किस तरह से देगा। यहां पे देख सकते हैं डिफरेंट है, ये वेक्टर और ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर डिफरेंट है, मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबसे पहले आपको बाइसेक्टर का इक्वेशंस अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ए निकालेंगे। और पी कैप क्यू कैप दिया गया तो उसका ऑब्वियसली कैप, पी और क्यू वेक्टर दिया गया तो उसका कैप चढ़ा के सम और उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो दोनों बाइसेक्टर का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर पता है, डायरेक्शन पता है, तो लाइन का इक्वेशंस लिख देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूं, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 4j एंड पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 5j कैप, ठीक है, आर टू लाइंस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्यूट बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। तो मुझे बाइसेक्टर का इक्वेशंस निकालना है लेकिन वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालेंगे, क्योंकि यहां जो पोजीशन वेक्टर वो डिफरेंट है। यहां पे देखें थ्योरी में मैं सेम लिखा हूं, मतलब ये कंफर्म है कि पोजीशन वेक्टर ए से दोनों लाइन पास कर रहा है। यहां पता नहीं चल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या होगा इस दोनों लाइन का, तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे, दोनों के पोजीशन को इक्वल करेंगे। जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो लाइन का दोनों का पोजीशन इक्वल होगा। बताइए आई का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 प्लस 3 लैम्डा होगा, और यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ से 3 लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से आपको निकल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें लैम्डा पुट कर देंगे तो क्या होगा, आई माइनस जे कैप अब प्लस 1/3 3i अब प्लस 4j कैप हो जाएगा, ठीक है ना, 3i प्लस 4j कैप। मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये i माइनस जे कैप और ये 3 से 3 कट जाएगा, i कैप प्लस 4/3 j कैप, ये हो जाएगा 2i और 3 माइनस, तो माइनस 1/3 j कैप, यानी ये पास करेगा 2 माइनस 1/3 से। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकल गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन का डायरेक्शन जो दिया गया किसके डायरेक्शन में, 3i कैप प्लस 4j कैप के डायरेक्शन में, इसका आप कैप निकाल लोगे। कैप कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 यानी 5 से डिवाइड कर देंगे, 3i प्लस 4j बाय 5 हो जाएगा। और उसके बाद क्यूब वेक्टर जो दिया गया आपको, इसका जो डायरेक्शन है वो 5j है, ठीक है ना। तो बताइए इसका कैप अगर निकालेंगे, इसका आप यूनिट वेक्टर अगर फाइंड आउट करेंगे तो q अपॉन q का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ये 5j और 5j का मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा, तो ये j कैप हो जाएगा। अब यहां से आपको ये देखना है कि p डॉट q निकालेंगे, p डॉट q एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए p डॉट q मैं निकालता हूं, p डॉट q बताइए डॉट वेक्टर निकालने का तरीका बताया था, 3i डॉट j 0 होता है और ये j डॉट j 1 हो जाएगा, तो 4 into 5 हो जाएगा, ये बेसिकली 20। आगे मैं लेता हूं आपको, अगर डॉट में दिक्कत हो रही है तो मैं आगे डॉट प्रोडक्ट ही लेता हूं, ठीक है ना। p डॉट q 20 आ रहा है जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। दैट मींस डॉट पॉजिटिव आया है तो जो प्लस वाला साइन बताया b1 का मतलब ये प्लस वाला साइन क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी इसका सम यानी इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, इक्वेशंस ऑफ एक्यूट एंगल जो बाइसेक्टर होगा वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू, किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 2i माइनस j/3 अब प्लस लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूं p कैप प्लस q कैप, ये होना चाहिए p कैप प्लस q कैप। p कैप और q कैप निकाल चुके हैं, इसमें पुट कर देंगे,
तो यही जो बाइसेक्टर होगा, ये बाइसेक्टर आपका कहलाएगा इक्वेशंस ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस निकालेंगे पी कैप माइनस क्यू कैप, ये जो बाइसेक्टर होगा ये कहलाएगा आपका इक्वेशंस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स। तो बहुत इजी है बाइसेक्टर फाइंड आउट करना। बाइसेक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे दोनों लाइन का, और फिर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दिया गया है तो उसे कैप लगा के ऐड कर लेंगे, तो एक वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा, एक बाइसेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा, और पी कैप माइनस क्यू कैप डिनोट करेगा अनदर वेक्टर का, अनदर बाइसेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है ना। और जब दोनों बाइसेक्टर का डायरेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, तो बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख देंगे। पी डॉट क्यू पॉजिटिव आता है तो प्लस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, पी कैप माइनस क्यू कैप वाला जो है बाइसेक्टर वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अगर मान लीजिए पी डॉट क्यू निगेटिव आता है तो फिर पी कैप प्लस क्यू कैप बाइसेक्टर वाला जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और जो डिफरेंस है पी कैप माइनस क्यू कैप वाला वो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। होपफुली आपका आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी अगर डॉट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में आप रिप्लाई दे सकते हैं और बता सकते हैं कहीं पे भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए इसका मैं फोटो ले लेता हूं, नोट कीजिए इसको। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस, देखिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत लोगों को देखा गया है जो ना मैथ में थियरी जो है वीडियो देख करके वो आगे स्किप कर जाते हैं। जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं वो क्वेश्चंस नहीं होगा, पार्ट ऑफ द थ्योरी होगा। अगर आप उस क्वेश्चंस को नहीं देख रहे दैट मीन आपको थ्योरी को भी जो ना प्रॉब्लम पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जब आप थ्योरी देख रहे हो तो उससे ज्यादा कंसंट्रेशन से आप प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव प्रॉब्लम ही ले रहा हूं जो उस थ्योरी को जो ना वैलिडेट करता है, और उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आईआईटीज में पूछा गया है। तो रफली हम जनरली कोई भी क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं लेते हैं। जब आप कोई क्वेश्चंस ले रहे हैं तो बहुत उस टाइप का क्वेश्चंस पास्ट में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चंस को किसी भी ट्राइंगल में, ये बेसिकली एक्स वाई प्लेन में नहीं है, एक्स वाई जेड प्लेन में है। तो 3 पॉइंट दिया गया ए बी सी, ए जो है 131 है, बी 223 है और सी -504 है। आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए of the triangle, hence or otherwise also find the length of internal angle bisectors and also find the length of internal angle bisectors। ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन भी चाहिए और उसका लेंथ भी निकालना है। देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक जस्ट रफली क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, लेट्स से ए का वर्टिसेस है 131, बी का है कोऑर्डिनेट 223, ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट है -504। ये 3D में है, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी एडी का इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। तो एडी का इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालिए ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस करेंगे। तो बताइए क्या होगा, 2 - 1 ये आई कैप हो जाएगा, और 2 - 3 यानी माइनस जे कैप हो जाएगा, और 3 - 1 तो ये +2 कैप हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका आप कैप निकाल लेंगे, यानी यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसका, ठीक है ना। यानी कैप हो गया ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आपका i - j + 2k कैप अपॉन हो जाएगा 1 + 1 + 4 यानी √6 हो जाएगा, यानी 1/√6 ये हो जाएगा i कैप - j कैप + 2k कैप। उसी तरह से हम AC वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो AC वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर हो जाएगा C के पोजीशन में से A के पोजीशन को माइनस कर देंगे। तो बताइए क्या होगा, -5 - 1 तो माइनस ये 6i कैप हो जाएगा, और 0 - 3 यानी -3j कैप हो जाएगा, और 4 - 1 तो ये प्लस क्या हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा। बताइए इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा -6i कैप -3j कैप और +3k कैप। वैल्यू क्या होगा, √36 + 9 + 9 हो जाएगा। ये वैल्यू आपका 18, 36, 45
45 और 9, ठीक है, तो 54 हो जाएगा। 54 को क्या लिख सकते हैं आप, 54 को आप लिख सकते हैं 6 से डिवाइड हो जाएगा, 9 इंटू 6, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं -6i कैप -3j कैप और +3k कैप, और अपॉन जो होगा आपका लिख सकते हैं 3√6 हो जाएगा। 3 से कॉमन लेके आप काट सकते हैं, -2i -j कैप और +k कैप हो जाएगा अपॉन √6, ठीक है। आप बोलेंगे कैप क्यों निकाले हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं कि कैप क्यों फाइंड आउट हम किया है। कैप मैंने इसलिए फाइंड आउट किया हूं कि जिससे कि ये यूनिट वेक्टर निकले, तो यूनिट वेक्टर जब निकलेगा तो ये इसका रिजल्टेंट जो होगा बाइसेक्टर होगा, क्योंकि रोम्बस को डिनोट करेगा। अब इसमें आपको पता करना है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। ये कैसे पता करेंगे, ये आप पता ऐसे कर सकते हैं, इसका डॉट लेकर के, अभी जस्ट मैं बताया था ए बी डॉट ए सी वेक्टर निकालेंगे, तो बताइए इसका डॉट वेक्टर निकालेंगे ए बी और ए सी का, तो बताइए क्या होगा, i -j और +2k कैप और डॉट, और ए सी वेक्टर जो है -6i -3j और +3k कैप, तो क्या होगा डॉट वेक्टर i -6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा। ये बेसिकली 3 आ रहा है जो कि पॉजिटिव आ रहा है। इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली आप निकालेंगे एक्यूट एंगल का डायरेक्शन क्या होता है, वो मैं आपको बताया ए बी कैप प्लस ए सी कैप होता है। इसका सम निकाल लेंगे तो 1/√6 और ये होता है i -j और +2k कैप और प्लस हो जाएगा -2i कैप -j कैप +k कैप अपॉन √6 हो जाएगा, ठीक है। तो √6 हम एलसीएम ले सकते हैं और बताइए क्या होगा i -2i, तो ये -i कैप हो जाएगा -j और -j, तो -2j कैप हो जाएगा और 2k और ये +k, ये +3k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शंस आ गया। तो एडी का इक्वेशन क्या होगा, एडी का इक्वेशन आ जाएगा, एडी लाइन का इक्वेशन अगर चाहिए तो पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 3 1 से पास कर रहा है तो i +3j +k और प्लस लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स ऑफ, ये इसका डायरेक्शन ये होगा -i -2j और +3k और अपॉन हो जाएगा 6√6, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा i +3j और +k कैप और λ/√6 को भी मान सकते हैं -i -2j और +3k कैप, ठीक है। यहाँ पे म्यू λ/√6 को मैंने एज्यूम कर लिया, अनदर मैं पैरामीटर एज्यूम कर लिया। तो ये बाइसेक्टर जो कहलाएगा वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल ए का। सम इसलिए निकाला हूं क्योंकि मैं कमेंट किया हूं कि अगर डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, तो ये बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। और अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन किया था जब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो जो सम वाला होता है वो एक्यूट एंगल का डायरेक्शंस को डिनोट करता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर 1 3 1 से पास कर रहा है ये बाइसेक्टर, तो ये से पास कर रहा है और इसके डायरेक्शन में, ये आपका इक्वेशंस ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। अब बोल रहा है कि आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी इस एडी का लेंथ भी मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका लेंथ, अगर इसका लेंथ फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, आप बीसी का इक्वेशन लिख देंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या नहीं तो आप ये काम कर सकते हैं कि म्यू के टर्म में इसको डी को कोऑर्डिनेट को लिख देंगे म्यू के टर्म में, और क्योंकि ये बीसी पे ही लाइन है तो सी डी और बी तीनों कोलिनियर है तो कोलिनिटी का कंडीशंस लगा लेंगे। बहुत सारा मेथड होगा फाइंड आउट करने का, ठीक है, जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या आप चाहो तो बीसी का इक्वेशन ही लिख लो। देखो बीसी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बीसी वेक्टर का डायरेक्शन लिख लो, सी के पोजीशन में से बी को माइनस कर देंगे, तो बताइए ओसी का क्या होगा, ओसी सी का पोजीशन में से बी के पोजीशन को माइनस करेंगे तो -5 और -2 तो -7 आई हो जाएगा, फिर 0 -2 तो -2j हो जाएगा और +4 -3 तो ये +k कैप हो जाएगा, ठीक है ना, और +p टाइम्स ऑफ, सॉरी ये डायरेक्शन हो गया। अब बताइए बीसी का लाइन का इक्वेशन लिखना है तो पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली इससे पास कर रहे हैं या 2 2 3 से पास कर रहे हैं तो कोई एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे मान लीजिए सी ही ले लेता हूं, ये हो जाएगा -5i कैप और प्लस हो जाएगा 4k कैप, ठीक है ना, और प्लस हो जाएगा t टाइम्स ऑफ, एक पैरामीटर t ले लेता हूं
इंटू इसका डायरेक्शन जो है -7i कैप और -2j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, ये बीसी का इक्वेशन आ गया। और एडी का इक्वेशन मुझे पता है, ये एडी का इक्वेशन है। ठीक है ना, ये एडी का इक्वेशन है और ये आपका बीसी का इक्वेशन है। अब बताइए, जब दोनों इक्वेशंस पता है, बीसी का इक्वेशन समझे, बीसी का डायरेक्शन में निकाल लिया और सी से पास कर रहा है, तो स्लोप पॉइंट इक्विवेलेंट फॉर्म में बीसी का इक्वेशन लिख दिया। और फिर आपको एडी का इक्वेशन पता है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका पता है। डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, डी का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो दोनों के पोजीशन को इक्वेट कर देंगे। तो आई का कोएफिशिएंट और जे का कोएफिशिएंट कंपेयर करके वहां से म्यू और टी का वैल्यू निकल जाएगा। और जब म्यू का वैल्यू निकल जाएगा तो इसमें पुट कर देंगे तो डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं आ जाएगा एडी का लेंथ, तो निकालेंगे। इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स लिख देता हूं। इसका देखिएगा 3√14/4 आएगा। जो एडी का लेंथ आएगा वो आपको 3√14/4 आएगा। आई थिंक मुझे लगता है एक्सप्लेन होगा कि कैसे हम एडी का लेंथ निकालें। ये डी का कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका मैं बताया आपको। आई का कोएफिशिएंट और जे का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो म्यू और टी में दो रिलेशन आएगा। म्यू और टी निकाल लेंगे तो म्यू इसमें पुट कर देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से एडी का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक पिक ले लेता हूं इसका। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दो लाइन दिया गया है, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और एक अनदर लाइन है, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस अल्फा के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। बोले फाइंड अल्फा फॉर विच दीज लाइन विल इंटरसेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइन्स। तो बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या ले जिससे कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चंस मैं 3D में भी बताऊंगा, वेक्टर में तो मैं बता ही रहा हूं। अब कौन सा मेथड आपको सूट करता है, इजी लगता है, वैसे ये एक लाइन का क्वेश्चन है। तो जितना भी हम लोग थ्योरम जो 3D में पढ़ेंगे वो वेक्टर से ही कनेक्ट करने वाले हैं। अगर आप वेक्टर समझ गए तो समझिए 3D में कुछ नहीं है, 3D जो है प्योरली वेक्टर ही है। तो जब हम 3D में आएंगे तो हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं बताया हूं कि दो लाइन का जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो दोनों का पोजीशन क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो बताइए आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 1 है और प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू, और यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे म्यू, तो 2 प्लस म्यू हो जाएगा, यानी यहाँ से 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, फिर जे का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो यहाँ 1 और माइनस लैम्डा इक्वल टू, और यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट 1 प्लस 2, ठीक है, 2 म्यू है। यहां से अगर फाइंड आउट करेंगे तो बताइए लेमडा, इसको राइट साइड लेके चले जाए, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से लेमडा इक्वल टू लिख सकते हैं -2 म्यू आ जाएगा। और के का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, -1 और प्लस 2 लेमडा है इक्वल टू, और के का कोएफिशिएंट यहाँ पे अल्फा और -2 म्यू हो जाएगा। ये होगा के का कोएफिशिएंट जब दोनों का कंपेयर करेंगे। ये होता है जब भी आपको दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो आई जे के का कोएफिशिएंट साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए यहां से लेमडा और म्यू निकाल सकते हैं। लेमडा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, -2 म्यू पुट करेंगे तो माइनस म्यू इक्वल टू 1, तो -4, तो -4 म्यू इक्वल टू 1, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा -1/5। ठीक है, तो लेमडा यहाँ पुट कर देंगे, म्यू का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये 2/5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेमडा और म्यू, तो -2 और लेमडा का वैल्यू है 2/5, तो ये हो जाएगा 4/5, और अल्फा और -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, यहाँ से अल्फा हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा 2/5 -1, ये वैल्यू हो जाएगा -3/5। और ये क्वेश्चंस आईआईटीज में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो अल्फा जब -3/5 लेंगे तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। आगे बताऊंगा आपको कि लाइन इस तरह से भी हो सकता है 3D में, तो इंटरसेक्ट नहीं भी करेगा। इंटरसेक्ट करने के लिए लाइन्स को सेम प्लेन में आना पड़ेगा। ठीक है, कोप्लानर होना चाहिए लाइन। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि लाइन कब कोप्लानर होता है। ठीक है, इसको हम लोग एसक्यू लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसक्यू लाइंस। एसक्यू लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। लाइन दो ही केस में इंटरसेक्ट करेगा, या तो कोप्लानर होना चाहिए, कोलिनियर भी होगा तो नहीं होगा, कट करेगा, यानी कोप्लानर ही होना चाहिए। जब लाइन दो
दो लाइन एक प्लेन में लाई करेगा तो उसको हम लोग कोप्लानर बोलते हैं। तो लाइन जब कोप्लानर होगा तो ही इंटरसेक्ट करता है, और कोप्लानरिटी का कंडीशन मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो अल्फा जब -3/5 लेंगे तो लाइन कोप्लानर होगा, यानी लाइन उसके इसमें इंटरसेक्ट कर देगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। बोला इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस। अब बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, तो अल्फा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो दो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये i प्लस जे और माइनस के कैप अब प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i माइनस जे अब प्लस 2k कैप, और दूसरा लाइन हो जाएगा आपका 2i कैप अब प्लस जे कैप, और अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे -3/5 अब प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i प्लस 2j माइनस 2k कैप। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे i प्लस जे माइनस के कैप, और अल्फा का वैल्यू क्या है, सॉरी लेमडा का वैल्यू 2/5 है, इसमें पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2/5 2i कैप और माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। ये क्या होगा, ये 2 से 2 4/5 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 4/5 i कैप और प्लस जे और ये -2/5, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/5 जे कैप हो जाएगा, और ये माइनस के और प्लस 4/5, इसको लिख सकते हैं 4/5 और -1 इंटू के कैप हो जाएगा। यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, ठीक है ना। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9/5 3/5 -1/5। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, ठीक है। अब बाइसेक्टर्स का डायरेक्शन चाहिए, तो ऑब्वियसली दो वेक्टर दिया गया, ये किसके डायरेक्शन में, फर्स्ट लाइन जो है 2i माइनस जे अब प्लस 2k के डायरेक्शन में, तो इसका पी कैप निकाल लेंगे। तो कैप निकालेंगे क्या होगा, 2i माइनस जे प्लस 2k कैप अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड जाएगा 4 + 1 + 4 का अंडर रूट, यानी 9 का रूट 3 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो है i प्लस 2j और माइनस 2k कैप। तो बताइए इसका क्यू कैप निकालेंगे तो क्या होगा, i प्लस 2j माइनस 2k कैप अपॉन 3 हो जाएगा। इसका सम निकलेंगे तो पी कैप प्लस क्यू कैप क्या हो जाएगा, इसका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3i और प्लस j और ये -2k कैप से तो कैप कैंसिल हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, और पी कैप माइनस क्यू कैप निकाल लेंगे तो क्या होगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा i कैप और ये -3j कैप हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k कैप अपॉन 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा, बाइसेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू, और इसे पास कर रहा है तो 9/5 i कैप और प्लस 3/5 j कैप और -1/5 k कैप और प्लस हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ, और ये इसका डायरेक्शन है 3i कैप और प्लस j कैप बाय 3 एंड, और दूसरे का इक्वेशन होगा 9/5 i कैप और प्लस 3/5 j कैप और -1/5 k कैप टाइम्स, और इसका डायरेक्शन वेक्टर है i कैप माइनस 3j प्लस 4k कैप बाय 3 हो जाएगा। और आप चाहे तो लेमडा बाय 3 को अनदर वेक्टर t मान सकते हैं, ठीक है ना। म्यू बाय 3 को अनदर वेक्टर अनदर कांस्टेंट आप t1 t2 मान सकते हैं, ठीक है ना। यही दो आपका बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा। इसमें आप ये भी पता कर सकते हैं कौन सा एक्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज, p डॉट क्यू निकाल करके। यहां पे अगर देखेंगे तो p डॉट क्यू 2 और -2 जीरो हो जाएगा, और ये -4 निगेटिव आ रहा है, यानी p डॉट क्यू निगेटिव आ रहा है, दैट मीन सम वाला क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, यानी ये बाइसेक्टर आपका ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है ना। और ये बाइसेक्टर आपका एक्यूट कहलाएगा। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ये होगा डिफरेंस वाला, सम वाला आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये एडवांस का क्वेश्चन है, पूछा गया है कहीं भी ना कभी। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग आगे भी 3D में लेंगे, और काफी इजियर होगा जब हम ऑब्लिक, मतलब आपको जब लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, दो या दो से ज्यादा लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको फोटो ले लेता हूं। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल्स आर A112 एंड B431
एंड सी जो है 2 3 5 है। ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बोला है कौन सा वेक्टर किसी ट्रायंगल एबीसी का वर्टिसेस दिया गया है तो एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए एक ट्रायंगल या एक डायग्राम रफली हम लोग ड्रॉ करते हैं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं है। ये मान लेता हूं ए का वर्टिसेस आपको दिया गया 1 1 2, बी का वर्टिसेस आपको मेंशन्ड है 4 3 1, सी का वर्टिसेस है आपको 2 3 5। मुझे ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। ठीक है ना, इसका डायरेक्शन मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इंटरनल एंगल होगा। तो सबसे पहले वैसे ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो बताइए ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी के पोजीशन में से ए को माइनस करेंगे। ए बी और ए सी वेक्टर का क्या करेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ए बी और ए सी का यूनिट वेक्टर, इससे क्या होगा कि रोम्बस बन जाएगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा, रोम्बस का जो डायगोनल होगा, वही बाइसेक्टर के डायरेक्शन में डिनोट करेगा। तो बताइए इसको 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 आई कैप, और 3 माइनस 1 प्लस 2 जे कैप, और 1 माइनस के कैप। उसी तरह से एसी वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। सी के पोजीशन में से ए को माइनस करेंगे तो आई कैप, और 3 माइनस 1 प्लस 2 जे कैप, और 5 माइनस 2, तो ये प्लस 3 कैप हो जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें चेक करेंगे कि बेसिकली डॉट से निकाल के देखेंगे कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, ये जरूर चेक करेंगे। तो बताइए इसका डॉट वेक्टर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी डॉट ए सी, बताइए क्या होता है, आई डॉट आई 1 हो जाता है, ये 3 हो जाएगा, जे डॉट जे यानी प्लस 4 हो जाएगा 2 इंटू 2, और के डॉट के 1 होता है तो ये माइनस 3 हो जाएगा। ये क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये जो एंगल होगा ऑब्वियसली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होगा ए सी कैप और प्लस ए बी कैप के डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, तो ए सी कैप क्या होगा, ये हो जाएगा आई प्लस 2 जे और प्लस 3 के कैप, और पर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा, और प्लस, और ए बी कैप का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गया ए सी कैप और ए बी कैप। पहले मैंने ए बी, ठीक है, ए सी कैप और ए बी है बेसिकली 3 आई प्लस 2 जे माइनस के कैप, तो अपॉन हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, ये बेसिकली 10 14 रूट 14 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 आई और प्लस 4 जे और प्लस 2 के हो जाएगा। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाई रूट 14, ये जगह 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप हो जाएगा। ये इसका डायरेक्शन होगा। सो ध्यान रखना है कि सम का डायरेक्शन एक्यूट एंगल के डायरेक्शन में डिनोट करता है, डिफरेंस जो है ना ऑब्ट्यूज एंगल के डायरेक्शन में डिनोट करेगा। यानी इसका जो इसका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये एंगल का अगर फाइंड आउट करने के लिए होता तब हम ए सी कैप माइनस ए बी कैप ले लेते। ठीक है, तो यहाँ लेकिन इंटरनल एंगल क्योंकि एक्यूट है, तो इंटरनल एंगल एक्यूट है तो सम वाले से फाइंड आउट करेंगे, तो ये इसका डायरेक्शन देगा। तो 2i प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। 2 बाई रूट 14 कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे हटाते हैं या नहीं हटाते हैं, डायरेक्शन तो यही आएगा। 2 बाई 14 अगर हटाते हैं तो लेंथ वेक्टर का कम ज्यादा होगा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन एक मैं कोलिनियर पे भी ले जाऊं, इफ द वेक्टर बी इज कोलिनियर विद द वेक्टर डी और वेक्टर ए, वो है 2 रूट 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 4, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 10 है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोलिनियर है वेक्टर बी, जो है कोलिनियर है वेक्टर ए के साथ, तो ऑब्वियसली जब कोलिनियर है तो क्या कंडीशन लिखना है, अगर वेक्टर बी इज कोलिनियर विथ वेक्टर ए, तो बताया था कि वेक्टर बी जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए होगा। ये होता है कंडीशन कोलिनियरिटी का, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए दिया गया आपको 2 रूट 2 आई कैप और माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप है। अब बताइए दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा लैम्डा का मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, प्लस 1 है प्लस 16 हो जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे दिया है 10 है, तो ये मॉड हो जाएगा, और 16 और 8 24 25, तो इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। यहाँ से मॉड ऑफ लैम्डा हो जाएगा 2, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2, और लैम्डा का वैल्यू जब आप इसमें पुट कर देंगे तो बताइए बी का वैल्यू क्या होगा, बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 वेक्टर ए हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो बी ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0।
ठीक है, b इक्वल टू 2a होगा, यानी तो b इक्वल टू -2a होगा। तो ये इसका आंसर जो है b इक्वल टू, यही आंसर होगा इसका, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, सी के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बनाएंगे। आई थिंक जितना भी क्वेश्चंस ले ले काफी कम है आपको, तो लाइन पे हम लोग डिटेल में जो ना 3D में डिस्कस करेंगे, और 3D में भी हम वेक्टर का भी क्वेश्चंस लेंगे, 3D का तो लेंगे ही। तो लाइन आपको खत्म नहीं हुआ, लाइन जस्ट मैं इनिशिएट किया हूं। लाइन का इक्वेशंस मैं लिखने का तरीका आपको जस्ट बताया, वेक्टर में कैसे लिखेंगे, वैसे मैं 3D में भी बताऊंगा। 2D में तो आपको बताया ही हूं स्ट्रेट लाइन में। चलिए इसका टिक ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है। देखिए क्या लिखा हो, इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल फॉर्म्ड व्हेन द इनिशियल पॉइंट और द टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द टू वेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर। यानी इनिशियल पॉइंट यानी तो टर्मिनल पॉइंट्स को अगर एक साथ लाते हैं, उसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वो ऑलवेज 0 से 180 के बीच में होगा, 0 के इक्वल भी हो सकता है, 180 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना, 0 डिग्री होगा तो पैरेलल होगा, लाइक वेक्टर्स होगा, और 180 लेते हैं तो अनलाइक वेक्टर होगा। जैसे इस टाइप से देखिए, इनिशियल जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसके जो टेल है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है, दोनों को एक साथ लाएंगे तो ये जो एंगल होगा इसी को हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है ना, या इसको आप हेड को भी एक साथ ला सकते हैं, जैसे हेड को एक साथ ले आए, जैसे इस टाइप से दो वेक्टर के हेड को अगर एक साथ मिला देते हैं, इसमें जो इंटरनल एंगल बनेगा, वो जो स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो बहुत सिंपल है, बेसिकली इनिशियल पॉइंट यानी तो टर्मिनल पॉइंट को एक साथ लाके मिलाते हैं, उसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए आप यहां से स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मान लेते हैं दो वेक्टर्स है ए डॉट बी, ए डॉट बी जो होता है ए का मैग्नीट्यूड ये होता है बी का मैग्नीट्यूड, और उसके बीच का एंगल का कोसाइन होता है कॉस थीटा, यही कहलाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेयर क्या होगा, थीटा जो होगा, थीटा जो कहलाएगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग कैप लगाते हैं, जब भी दो बीच के एंगल निकालना हो लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप। ये थीटा जो होगा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल्स होगा। अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है और लेट्स से ये वेक्टर बी है, ये इसके बीच का एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो बताइए इससे अगर हम मान लेता हूं ये ओ है, ठीक है, और लेट्स से ये वेक्टर, इसको ए पॉइंट मान लेता हूं, लेट्स से ये पॉइंट को बी मान लेता हूं, ये वेक्टर बी है, इसे पर्टिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, लेट्स से इस पॉइंट को मैं एल एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो बताइए इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ एल बी में कॉस थीटा क्या होगा, यहां से कॉस थीटा जब निकालेंगे ये बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बी का मैग्नीट्यूड अपॉन, नहीं बेस अपॉन हाइट होगा, यानी ओ एल बाय बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहां से आप ओ एल का लेंथ निकालेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ए से पर्टिकुलर ड्रॉप करें इस पे, तो ये पर्टिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, लेट्स से इस पॉइंट को मैं एम मान लेता हूं, तो इन ट्राइंगल ओ ए एम में, बताइए इस ट्राइंगल में कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, इस ट्राइंगल में अगर आप कॉस थीटा निकालते हैं तो ये पर्टिकुलर होगा 90 का अपोजिट, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, यानी ओ एम अपॉन लिख सकते हैं, और ये लेंथ ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहां से ओ एम हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यानी मैं यही कह रहा हूं कि जो ए डॉट बी मैं लिखा हूं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, आप यहां से देख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड, और ये जो कहलाएगा बेसिकली ओ एल कहलाएगा। ओ एल बेसिकली क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड से यहां से ओ एल जो निकालेंगे वो इक्वल होगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसी ओ एल लेंथ को बोलेंगे, यानी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन होगा किसके अलोंग, वेक्टर ए के अलोंग, वेक्टर ए पे। अब यहां से देखिए ये ए डॉट बी को
लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिखे हैं। बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा को एक जगह लिखूं इनटू बी का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा किसके इक्वल है, ये ओएम के इक्वल है इनटू बी का मैग्नीट्यूड। यहां से जब आप ओएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ओएम जो हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो जो ओएम लेंथ होगा दैट इज ये ओएम लेंथ होगा, ये बेसिकली वेक्टर ए का प्रोजेक्शन होगा किस पे, बी पे। यानी थ्योरी यही है, लॉजिक यही है कि मान लीजिए जब भी आपको किसी वेक्टर का प्रोजेक्शंस बोलता है और अनदर वेक्टर पे निकालने के लिए, तो जिस वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, दोनों का डॉट लेकर के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अगर मान लीजिए वेक्टर बी का प्रोजेक्शंस अगर ए पे चाहिए तो ए डॉट बी अपॉन जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ ए पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए तो ए डॉट बी और जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्शन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो ध्यान रखना है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ए डॉट बी एक स्केलर होगा और वो डिनोट करता है ज्योमेट्रिकली, ये डिनोट करता है प्रोजेक्शंस ऑफ वन वेक्टर इनटू अनदर वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट डिनोट करता है प्रोजेक्शंस ऑफ वन वेक्टर इनटू अनदर वेक्टर्स, जैसे यहां मैं दिखाया हूं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसका मैं एक पिक ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली डिनोट करेगा, वही मैं लिखा हूं, ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट गिव्स अस द प्रोजेक्शंस ऑफ वन वेक्टर ऑनटू द अनदर वेक्टर्स। जैसे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अगर बी पे चाहिए तो ए डॉट बी अपॉन बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अगर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे चाहिए तो क्या करेंगे, बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। मतलब ए डॉट बी लिखे या बी डॉट ए, वेक्टर में क्या होता है, इक्वल होता है। कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख सकते हैं आप, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी ये होगा कि ए डॉट बी बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख सकते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा। ठीक है ना, डॉट वेक्टर कम्यूटेटिव होगा, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होगा। एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 2 into 5 या 5 into 2 लिख सकते हैं, उसी तरह से वेक्टर में आप लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होगा कि ए डॉट अगर बी प्लस सी है तो इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी, ये लिखना गलत नहीं होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा, यानी ए डॉट पे या तो वेक्टर को बी सी को साथ ऐड कर ले फिर डॉट ले, यानी तो पहले ही डॉट ले लें बी और सी के साथ फिर ऐड करें, ये दोनों ही वेक्टर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तीसरा जो होगा आपका आई डॉट आई कैप जे डॉट जे कैप इक्वल होगा के डॉट के कैप, ये 1 के इक्वल होगा। अब बोलेंगे कैसे, जैसे देखिए आई का डायरेक्शन ये जे का डायरेक्शन है और ये के कैप का डायरेक्शन है, तो बताइए आई डॉट जे निकालेंगे तो क्या होगा, आई डॉट आई निकालेंगे तो 1 नहीं हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड इनटू आई का मैग्नीट्यूड, इसके बीच का एंगल 0 होगा, तो बताइए आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है और cos 0 1 होता है, तो नहीं आ जाएगा 1। सो सेम वेक्टर्स का डॉट लेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर आप आई डॉट जे निकालते हैं या जे डॉट के निकालते हैं या के डॉट आई निकालते हैं, क्योंकि आई जे के आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो cos 90 हो जाएगा उसके बीच का एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी दो वेक्टर, इसे बहुत अच्छा इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि इफ अगर मान लीजिए कहीं पे दो वेक्टर अगर का प्रोडक्ट अगर 0 आता है, दैट इंप्लाइज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। हाँ, प्रोवाइडेड कंडीशन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। सो कंडीशन ये है कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 आता है, दैट मीन्स ये कंफर्म है कि ए वेक्टर बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। कन्वर्स भी ट्रू होगा, अगर दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। यानी आप यहां से लिख सकते हैं कि मान लीजिए एक वेक्टर है जिसका 3 कंपोनेंट है, जैसे a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप,
और एक अनदर वेक्टर बी है जिसका 3 कंपोनेंट है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इसका अगर आप डॉट निकालेंगे तो क्या होगा, a डॉट b क्या हो जाएगा, जैसे i डॉट i 1 हो जाएगा, i डॉट j 0 हो जाएगा और i डॉट k 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a1 b1 प्लस उसी तरह से j डॉट i 0 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा और j डॉट k 0 हो जाएगा। यहां से ये मतलब a2 b2 हो जाएगा। उसी तरह से आप देखेंगे तो a3 b3 आ जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये मैं प्रीवियस स्लाइड में थ्योरी यूज कर रहा था आपको, प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है ना। अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। यहां से आप लिख सकते हैं कि अगर a डॉट b अगर पॉजिटिव है देन तो थीटा क्या होगा, देन थीटा एक्यूट होगा, देन थीटा इज एक्यूट एंगल। अगर a डॉट b अगर निगेटिव आता है तो ऑब्वियसली cos थीटा निगेटिव होगा, तो उस केस में थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, तो थीटा इज ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। सो a डॉट b अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और a डॉट b अगर निगेटिव है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये सब थियरी है, आपको देखेंगे। इसमें कुछ और पॉइंट है जो कि मैं लिखवा ही देता हूं आपको। जैसे 7 है, कोई भी वेक्टर ए को आप लिख सकते हैं इस तरह से, ए वेक्टर ए डॉट आई प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप और वेक्टर ए डॉट के कैप इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे कैप और प्लस वेक्टर ए डॉट के इंटू के कैप, ठीक है। ये ऑलवेज लिखा जा सकता है। एनी वेक्टर ए को आप लिख सकते हैं ए डॉट आई इंटू आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप और प्लस ए डॉट के इंटू के कैप। अब इसका प्रूफ देख सकते हैं ये कैसे लिखा हूं। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बताइए दोनों तरफ अगर हम डॉट ले लें i के साथ तो क्या होगा, i के साथ डॉट लेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, और i के साथ j के साथ i का डॉट लेंगे j के साथ तो 0 हो जाएगा, और i का डॉट लेंगे k के साथ तो 0 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, i डॉट i और प्लस a2 i डॉट j और प्लस a3 i डॉट k। बात समझे, दोनों तरफ मैं डॉट ले लिया हूं i के साथ, तो i डॉट i 1 होता है ना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं a1 क्या हो जाएगा, a डॉट i जाएगा। उसी तरह से अगर j के साथ डॉट लेंगे तो क्या होगा, अगर j के साथ डॉट लेंगे तो i डॉट j 0 हो जाएगा और j डॉट j 1 हो जाएगा तो a2 हो जाएगा और ये 0 हो गया। यहां से a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a डॉट j हो जाएगा। उसी तरह से आप निकालेंगे a3 जो आ जाएगा a डॉट k आ जाएगा। अब बताइए ये वैल्यू और a1 अगर इसमें पुट कर दें तो नहीं आ जाएगा, ये वेक्टर a क्या हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a1 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट i कैप इनटू i हो जाएगा प्लस, और a2 की जगह पुट कर देंगे a डॉट j, ठीक है, और इनटू j कैप तो पहले से ही है और प्लस, और a3 की जगह पुट कर देंगे a डॉट k कैप इनटू k कैप तो पहले से ही है। तो किसी भी वेक्टर्स को, एनी वेक्टर्स a को आप इस तरह से लिख सकते हैं, उसी के साथ डॉट लेके i कैप, j के साथ डॉट लेके j कैप और k के साथ डॉट लेके k कैप। ये ऑलवेज वेक्टर a के ही इक्वल आएगा। चलिए मैं प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं, इसका एक बार टिक ले देता हूं पीडीएफ के लिए। देखिए कुछ और सर्टेन प्रॉपर्टीज होगा, जैसे m डॉट b इक्वल होगा a डॉट m इंटू बी, इक्वल होगा m टाइम्स ऑफ a डॉट b। यानी m कोई स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर है, यानी किसी स्केलर को किसी वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो a के साथ या इसको आप चाहें तो b के साथ या बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखना गलत नहीं होगा। 2a डॉट b आप इसको चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, 2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं a डॉट 2b, ये इसको आप 2 को बाहर भी लिख सकते हैं, इसको a डॉट b भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, यानी किसी स्केलर से किसी वेक्टर्स में मल्टीप्लाई करने पे ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होता है, एंगल बिटवीन तो चेंज होगा नहीं। इसलिए कोई भी स्केलर आप किसी वेक्टर a और b के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आउटसाइड ले सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा, डॉट में भी और क्रॉस में भी ये हम करेंगे।
एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगा 9th, ए डॉट ए कहीं पे लिखा होगा तो उसका मतलब होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, या नहीं तो डायरेक्टली वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख देता है। यानी जब भी आपको वेक्टर में स्क्वायर दिखे तो मतलब आपको ये समझ बैठना है कि डॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना। ए डॉट ए का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या जस्ट सिंपली वेक्टर का ए का स्क्वायर भी लिखा जाता है। जब भी वेक्टर पे स्क्वायर है दैट मींस वो स्केलर होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। टेल प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चंस बहुत आया है, जैसे a प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर हुआ a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। अगर प्लस है तो प्लस होगा और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस होगा। और एक लास्ट प्रॉपर्टीज होगा कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b, अगर a का वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है b के अलोंग तो वो इक्वल होता है a डॉट b अपॉन b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वेक्टर b हो जाएगा। और अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर निकालना है तो वो होगा ए माइनस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी हो जाएगा। अब देखिए मैं 10th और 11th का मैं प्रूफ कर देता हूं। जैसे प्रूफ देखिए 10th का, जैसे ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अभी जस्ट मैं बताया हूं आपको 9th प्रॉपर्टी से, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और डॉट हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, प्रूफ मैं इसलिए बता रहा हूं कहीं कहीं इस कंसेप्ट को यूज करेंगे इसलिए मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है। तो प्रूफ जो होगा पार्ट ऑफ दी थ्योरी होगा, या आप समझिए कि क्वेश्चंस ही हम ले रहे हैं एक तरह से, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी के मॉड के स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इस प्रॉपर्टी से 9th वाले प्रॉपर्टी से। अब बताइए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है तो डॉट अप्लाई करेंगे तो लिख सकता हूं ए डॉट ए, अब प्लस हो जाएगा ए डॉट बी, अब प्लस हो जाएगा बी डॉट ए और प्लस हो जाएगा बी डॉट बी, और ए डॉट ए को ही लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ए डॉट बी, अब बताइए बी डॉट ए को हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं क्योंकि स्केलर है, ये इक्वल ही होता है ए डॉट बी और बी डॉट ए। बी डॉट बी को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यहां से ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी नहीं हो जाएगा, ए डॉट बी एड अप होकर के 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। ये होगा आपको a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। जब भी निकालना हो इस तरह से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, दो वेक्टर का सम का स्क्वायर, या यहां से a प्लस बी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से पूछा है मेंस में आपको क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो दो वेक्टर का सम का एक तरह से फॉर्मूला हो गया, इसको कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब जैसे इसको देखिए 11th वाले को, 11th बेसिकली फिजिक्स में कंपोनेंट इसको रिजॉल्व किया गया, दो वेक्टर को रिजॉल्व किया गया। ये याद होगा कोई फोर्स को दो के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, मान लीजिए फोर्स थीटा एंगल बना रहा है तो एफ कॉस थीटा और फिर एफ साइन थीटा होता है, तो उसी तरह से वो रिजॉल्व करके वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। तो 11th का प्रूफ देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर जो है कंपोनेंट ऑफ ए, ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। यहां से मैं पर्टिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये थीटा है, यही ओ एल जो होगा बेसिकली वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये ओ एल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होगा, इसी को आप क्या बोलते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, ये किसके इक्वल होगा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा हो जाएगा, जिसको आप ओएल के इक्वल बोलते हैं, ठीक है ना। ये वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा, ओएल जो कहलाएगा वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा, किसके डायरेक्शन में, वेक्टर बी के डायरेक्शन में। अब क्योंकि मुझे cos थीटा थीटा के टर्म में लिखना नहीं है, थीटा क्योंकि हम एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे इसमें आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, किससे, वेक्टर बी से। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा अपॉन वेक्टर बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। या एक काम करते हैं, इसका ये तो हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन भी लिखना है तो क्या करेंगे, बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझे, ये ओएल इसका मैग्नीट्यूड हो गया, कंपोनेंट हो गया, क्योंकि मुझे बी के डायरेक्शन में लिखना है तो उसके डायरेक्शंस कैप मतलब बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा, बी कैप का मतलब होगा बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें बताइए, ऊपर नीचे बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। बात समझे क्या किया, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया,
तो एक बी का मैग्नीट्यूड पहले से था और एक डिवाइड और किया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी को ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा को ए डॉट बी लिखते हैं, तो लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी हो जाएगा। वही लिखा हूं मैं, कुछ नहीं है, ये जो है ना वही है फोर्स में जो आपको ए cos थीटा लिखते थे और ए sin थीटा, वही मैं लिखा हूं ए cos थीटा। लेकिन क्योंकि ये स्केलर के टर्म में लिखा जाता है फिजिक्स में, जनरली मैं इसको वेक्टर के टर्म में लिखा हूं, जस्ट मैं बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया हूं, ठीक है ना। अब मुझे यही रिजॉल्व करना है, ये वेक्टर जो होगा एक ओएल वेक्टर हो गया और दूसरा जो है ये इसको एम मान लेता हूं, ये एलएम वेक्टर हो जाएगा। ये रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट में, एक ओएल हो जाएगा और एक एलएम हो जाएगा। तो ये वेक्टर एलएम क्या होगा, बी पे परपेंडिकुलर होगा। ये जो मैं निकाल रहा हूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी, यहां मैं प्रूफ कर देता हूं इसको। देखिए कैसे, अब देखिए एलएम वेक्टर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एलएम मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर। तो बताइए इसमें ट्रायंगल लॉ आप लगा सकते हैं। बताइए ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, ओएल वेक्टर प्लस एलएम वेक्टर इक्वल टू लिख सकता हूं ओएम वेक्टर। इसमें ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ओएल वेक्टर और एलएम वेक्टर ये इक्वल हो जाएगा ओएम वेक्टर के। यहां से एलएम वेक्टर आप निकाल सकते हैं। एलएम वेक्टर क्या होगा, ओएम वेक्टर माइनस ओएल वेक्टर हो जाएगा। और ओएम वेक्टर ये वेक्टर ए के इक्वल है और ओएल वेक्टर हम निकाल चुके हैं, ये ओएल वेक्टर है। तो ओएल वेक्टर हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये इक्वल होगा एलएम वेक्टर के और फॉर्मूला सी हो जाएगा ए माइनस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। तो जस्ट एक फॉर्मूला है जिसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाएगा वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर। चलिए इसका फोटो ले लेता हूं एक। ठीक है, 10th और 11th तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है कि वेक्टर ए का अगर बी के एलोन कंपोनेंट चाहिए, ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। डायरेक्टली आप एक cos थीटा भी रख सकते हो, लेकिन थीटा आप इस तरह से प्रोसेस, या तो फॉर्मूला याद है तो फिर प्रोसेस याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला भूलते हो तो आपको प्रोसेस प्रूफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो वेक्टर का सम और डिफरेंस, और आपका दूसरा हो गया आपका कंपोनेंट किसी वेक्टर का किसी अनदर वेक्टर के साथ एलोन और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए इसका जो है ना एप्लीकेशंस पार्ट थ्योरी पे कैसे अप्लाई होगा, बहुत सिंपल है। वेक्टर्स में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान में रखना है। जो मैं स्टार लगाया हूं, कुछ स्टार्टिंग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए डॉट बी डॉट ए इक्वल होता है, या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट ए होता है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता है तो फिर कोई भी क्वेश्चन जो है ना बहुत इजीली बना सकते हैं। वेक्टर और 3D सबसे इजीएस्ट टॉपिक है 12th का, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे मेंस में, आपको सबसे पहले आप अटैक कर सकते हो वेक्टर 3D को, उससे बन जाएगा आपको क्वेश्चंस। बोर्ड में भी आप सबसे पहले बना सकते हो। जैसे देखो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे दिया गया है ए बी का मैग्नीट्यूड दिया गया 2 और 5 और ए डॉट बी 8 है। तो अभी जस्ट मैं बता रहा हूं कि ए डॉट बी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब माइनस हो जाता है 2 ए डॉट बी। तो बस इसमें सिंपली पुट कर देना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 इंटू ए डॉट बी 8 के इक्वल है। तो बताइए ये 25 ये 29 हो जाएगा और माइनस 16 ये वैल्यू अंडर रूट ऑफ 13 हो जाएगा। ठीक है, कि इसका आंसर ये होगा √13 हो जाएगा। देखिए एबीसी का सम दिया गया 0 और एबीसी का मैग्नीट्यूड, तीन वेक्टर का सम 0 है, तीनों का मैग्नीट्यूड पता है 3, 5, 7। तो बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। बस कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि एब्सर्ड लगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो बनने लगेगा क्वेश्चंस। देखिए तीन वेक्टर का सम 0 है, तो क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो ए और बी को रहने देंगे, ठीक है ना, और सी को राइट साइड लेके चले जाइए। अगर बी सी के बीच का एंगल निकालना रहता तो ए को राइट साइड लेके चले जाते।
अगर ए और सी के बीच का एंगल निकालता तो बी को राइट साइड लेके चले जाते। अगर बताइए दो वेक्टर अगर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, दोनों साइड मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। और इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ठीक है ना। सी का मैग्नीट्यूड तो दिया गया, सी का मैग्नीट्यूड आपको लिख देता हूं, माइनस सी का मैग्नीट्यूड लिखिए या सी का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए का मैग्नीट्यूड ये 9 हो जाएगा प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 2 ए डॉट बी, ठीक है ना, इक्वल टू, और सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये 49 हो जाएगा, यहां से 2 ए डॉट बी आप निकाल सकते हो। तो बताइए 25 और 9 34, 49 में अगर 34 अगर माइनस कर देंगे कितना वैल्यू आएगा, 34, ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू 15 होगा। सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 होगा, बी का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो यहां से आप 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 और ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड और इसके बीच के एंगल का कोसाइन, तो ए का मैग्नीट्यूड जो है आपका 3 है और बी का मैग्नीट्यूड जो है 5 है, एन टू कॉस थीटा इक्वल टू 15, तो ये 3 5 से 15 कट जाएगा, तो यहां से कॉस थीटा जो है 1/2 आएगा, यहां से आप थीटा निकालोगे तो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप चाहो तो एसी और बीसी के बीच का भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3। दो इंफॉर्मेशंस है, एक वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में है तो ऑब्वियसली वो वेक्टर आप एज्यूम कर सकते हैं, अगर वो वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका दो ही कंपोनेंट होगा आई जे, इस तरह से एज्यूम कर लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड कंपोनेंट तो होगा नहीं। अब दो वेरिएबल है तो दो कंडीशन भी दिया गया है, क्योंकि बोल रहा है कि इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो बताइए इसके साथ डॉट 0 हो जाएगा, यानी 4i और -3j और प्लस 2k, ये डॉट 0 होगा। अब r के साथ डॉट लेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये -3y, ये 0 होना चाहिए, तो यहां से आप x इक्वल टू या y इक्वल टू निकालेंगे तो 4x/3 हो जाएगा, ठीक है, एक रिलेशन ये आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड 3 दिया गया, यानी r का मैग्नीट्यूड जो है 3 है, तो r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √(x² + y²), यहां से आप फाइंड आउट करोगे तो x² + y² 9 हो जाएगा, तो x² और y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 16x² 9 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 9 + 16, ये हो जाएगा 25x² 9 इक्वल टू हो जाएगा 9। यहां से जब आप x फाइंड आउट करेंगे तो +-9/5 के इक्वल आएगा, ठीक है, और x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, और x और y इसमें पुट कर देंगे तो ये वेक्टर r आ जाएगा। डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूं, देखिएगा ये वेक्टर जो आएगा आपको वेक्टर r आएगा, x और y जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वेक्टर आएगा आपको +-3i + 4j अपॉन 5 आएगा, ठीक है ना। यहां से x निकाल चुका हूं, इसमें पुट करेंगे तो y आएगा, x का 2 वैल्यू है तो y का भी 2 वैल्यू आएगा, पुट करेंगे तो r का भी 2 वैल्यू आएगा, एक बार प्लस प्लस में आएगा, एक बार माइनस माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चंस और मैं लेता हूं इस पे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं। ज्यादातर जो है ना डॉट से इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस कम दिखेगा, लेकिन डॉट का एप्लीकेशंस अदर पार्ट में बहुत ज्यादा है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा उसमें है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा है। फिर भी देखिए जो भी मैं प्रॉपर्टीज लगाया हूं कोशिश कर रहा हूं कम से कम एक क्वेश्चन मैं जोड़ लूं उस पर, जैसे रिजॉल्व वेक्टर ए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे क्या करेंगे आप ए डॉट बी निकाल लेंगे, तो बताइए ए डॉट बी क्या होगा, i - j + 2k, और इसके साथ हम डॉट ले रहे हैं बी के साथ, तो 2i और +2j -k कैप है, तो बताइए डॉट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये -2 और ये -2, ये 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। और फाइंड आउट कर लेंगे बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 4 + 4 + 1 3 हो जाएगा। तो बताइए कंपोनेंट जो होगा रिजॉल्व यानी करना है, यानी कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, अभी जस्ट बताओ ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इनटू वेक्टर b होता है, ठीक है।
तो a डॉट बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है 3 के इक्वल है, तो ये 9 हो जाएगा। और वेक्टर b पुट कर देंगे, वेक्टर b जो है 2i और प्लस 2j माइनस k कैप हो जाएगा। उसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ये होता है वेक्टर a माइनस a डॉट b अपॉन b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वेक्टर b हो जाता है। तो बताइए वेक्टर a क्या है, बेसिकली i माइनस j प्लस 2k है, और ये वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, पुट कर देंगे 2/9 और 2i कैप अब प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये 1 माइनस 4/9 ये जगह i कैप, और ये माइनस 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 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 4/9 इंटू जे कैप हो जाएगा, और प्लस 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/9 इंटू के कैप हो जाएगा। तो बताइए वैल्यू आएगा 5/9 आई कैप, और माइनस हो जाएगा 13/9 जे कैप, और ये 20/9 के कैप। ठीक है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो फॉर्मूला अगर पता हो तो इस तरह से बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर्स इस तरह। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी ले आओ कि एंगल बिटवीन डायगोनल चाहिए ऑफ ए साइड ऑफ ए एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम whose sides are represented by vector a and vector b। यानी किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल का बीच का एंगल चाहिए। तो बताइए क्या होगा, एक डायगोनल का डायरेक्शन किधर होता है, वो a प्लस बी के डायरेक्शन में होगा। बस इसको ऐड कर देना है, ये जगह 3i कैप, और ये हो जाएगा माइनस जे प्लस जे कट जाएगा, और ये प्लस के कट जाएगा। और दूसरा डायरेक्शन क्या होता है डायगोनल का, एक माइनस बी के डायरेक्शन में होता है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा i और जे प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे एंगल बिटवीन, तो ये हो जाएगा d1 डॉट d2 अपॉन d1 का मैग्नीट्यूड इंटू d2 का मैग्नीट्यूड। तो बताइए इसका दोनों का डॉट लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और अपॉन और अंडर रूट ऑफ d1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर का रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका d2 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3, तो 3 से 3 एक कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। यानी cos थीटा जो है 1/3 आ रहा है, यानी थीटा जो है cos इनवर्स ऑफ 1/3 के इक्वल हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो है आपके ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो बहुत इजी होगा। हाँ, लेकिन थ्योरी पता होना चाहिए। आप डायगोनल का डायरेक्शन ही नहीं पता आपको पैरेललोग्राम का, तब तो बनेगा ही नहीं। और जहां तक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, तो यहाँ पे भी मैं बताया डॉट में, आपको क्रॉस में भी बताऊंगा। ठीक है, तो होपफुली आप यहां तक समझे होंगे वेक्टर्स। इसके आगे जो ना और भी इजियर लेक्चर्स है, क्रॉस दो वेक्टर का क्रॉस मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद वाले लेक्चर्स में बताऊंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो होपफुली आप इसको बनाएंगे, और मैं डीपीपी दे दूंगा, उसको आप सीरियली इसको कोशिश करेंगे बनाने की। जहां तक मैं वेक्टर में आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस लिखवाया हूं, तो वो वाला पार्ट जो ना फिर से रिपीट होगा, लेकिन ये सब रिपीट नहीं होगा। ये सब कंसेप्ट जो ना 3D में काफी यूज होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लेक्चर्स को एंड अप कर रहा हूं, और आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।